हाय गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम मई महीने के कंप्लीट करंट अफेयर्स का पार्ट 3 देखने वाले हैं। टोटल 8 पार्ट्स में हम मई महीने के करंट अफेयर्स को कंप्लीट करेंगे। जो एस्पिरेंट्स हमारे डेली करंट अफेयर्स देखते हैं उनके लिए रिवीजन करना यहाँ से काफ़ी आसान रहेगा। इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा कि अगर आप हमारे डेली, वीकली और मंथली करंट अफेयर्स पीडीएफ और जो भी हम टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स रिलेटेड वीडियोस बनाते हैं उनकी पीडीएफ चाहते हैं तो इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में दिए गए लिंक पर क्लिक करके पा सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप इन सभी पॉइंट्स को अवश्य पढ़ें। कोई भी आपका डाउट हो, कुछ भी आप पूछना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। वी कल्याणम, जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस लीडर के पूर्व निजी सचिव थे? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। वी कल्याणम, हु पास्ड अवे रिसेंटली, वाज द फॉर्मर पर्सनल सेक्रेटरी ऑफ महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी जी के ये फॉर्मर पर्सनल सेक्रेटरी थे और इनकी 99 उम्र में इनकी मृत्यु हो गई है और इनका जन्म शिमला में हुआ था और 1943 से 48 के बीच में ये गांधी जी के पर्सनल सेक्रेटरी रहे थे। और आपको बता दें, जब गांधी जी को जब असैसिनेट किया गया था तब ये बिल्कुल उन्हीं के समीप ही खड़े थे और इन्होंने सबको अचंभे में तब डाल दिया था जब इन्होंने ये कहा कि गांधी जी को जब गोली लगी तो उन्होंने हे राम का शब्द नहीं बोला था, तो इनका ये कहना था। बाद में फिर जब इस पर कंट्रोवर्सी हुई तो इन्होंने कहा कि मेरा कहने का मतलब ये था कि मैंने नहीं सुना या मुझको सुनाई नहीं दिया, क्योंकि इतना वहाँ पर शोर शराबा हो गया था कि मैं सुन नहीं पाया। उसके बाद इन्होंने ये क्लैरिफिकेशन दी। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने कोविड प्रबंधन सेल स्थापित किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। सो इंडियन आर्मी हैज सेट अप अ कोविड मैनेजमेंट सेल। देखिए क्यों किया है, आपको मालूम होगा कोविड की वजह से जो भी स्टेट गवर्नमेंट्स हैं या यूनियन टेरिटरीज की जो भी वहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर हैं तो उनके द्वारा अगर हेल्प मांगी जाए तो तुरंत इंडियन आर्मी उनकी सहायता कर सके, अपना स्टाफ और लॉजिस्टिक सपोर्ट जो है प्रोवाइड करा सके। इसलिए ये कोविड मैनेजमेंट सेल इन्होंने स्थापित की है। IOC, ONGC, गेल अन्य तेल सार्वजनिक उपक्रम किस धार्मिक स्थल के पुनर्विकास के लिए 100 करोड़ रुपए का योगदान देंगे? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। सो IOC, ONGC, गेल अदर OLPSUs प्लेस ₹100 करोड़ फॉर रीडेवलपमेंट ऑफ बद्रीनाथ धाम। तो बद्रीनाथ धाम उत्तराखंड में है, आपको मालूम ही होगा। तो इसके लिए 100 करोड़ रुपीस ये लोग कंट्रीब्यूट करेंगे इसके रीडेवलपमेंट और कंस्ट्रक्शन के लिए। अगर हम बात करें मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस की तो ये हैं धर्मेंद्र प्रधान, इसके हेड हैं। निम्नलिखित में से किसने एंटी कोविड दवा 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज, जिसे 2DG आप कह सकते हैं, विकसित की है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। सो DRDO हैज डेवलप्ड एन एंटी कोविड ड्रग 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज। जानते हैं इसके बारे में। देखिए, डॉक्टर रेड्डीज लैब हैदराबाद के सहयोग से रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO की प्रयोगशाला इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड एलाइड साइंसेस, इसने एक कोरोना की दवा विकसित की है जिसका नाम है 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज या 2DG आप इसको बोल सकते हैं। तो इस दवा के आपात इस्तेमाल के लिए ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने इसको मंजूरी दे दी है। और आपको बता दें ये एक शैशे में पाउडर के रूप में ये दवा आती है जिसे पानी में घोलकर लिया जा सकता है। बात करें DRDO की तो DRDO के चेयरमैन हैं जी सतीश रेड्डी। 1958 में इसकी स्थापना की गई थी और इसका हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में है। हाल ही में 25वीं बार माउंट एवरेस्ट पर किसने चढ़ाई की है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। तो ये की है कामी रीता शेरपा ने। ये दो ऑप्शन फ्रेंड्स ये गलती से यहाँ पर लिखे गए हैं। तो कामी रीता शेरपा आपके लिए केवल ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो नाम बताया गया है कामी रीता शेरपा। जानते हैं इसके बारे में। तो नेपाल के हैं ये कामी रीता शेरपा। तो इन्होंने माउंट एवरेस्ट पर 25वीं बार चढ़ाई की है और इन्होंने अपना ही ये रिकॉर्ड तोड़ दिया है। और सबसे पहले ये 1994 में इन्होंने चढ़ाई की थी और तब से लगभग हर साल ये इस काम को कर ही रहे हैं।
माउंट एवरेस्ट की बात करें फ्रेंड्स, तो नेपाल में इसको कहा जाता है सागरमाथा और तिब्बत में इसको बोला जाता है कोमोलंगमा। तो दोनों ही नाम इंपॉर्टेंट हैं, आप याद रखिएगा, माउंट एवरेस्ट के ही नाम है ये। अच्छा, और इसकी जो आप अगर हम बात करें इसकी कितनी ऊंचाई है, तो 8848.86 मीटर। ठीक है, ये दोबारा रीस्केल की गई है चाइना और नेपाल के द्वारा, तो ये आप याद रखिएगा 8848.86 मीटर ये है इसकी हाइट। और जो तेंजिंग नोर्गे और एडमंड हिलेरी, ये फ्रेंड्स पहले ऑफिशियली जिनको कहा गया है कि सबसे पहले जिन्होंने माउंट एवरेस्ट फतेह की थी 1953 में। ठीक है, ऑफिशियली इन दोनों ने किया था, ये आप याद रखिएगा। साथ ही 1984 में 1984 में बछेंद्री पाल ये फर्स्ट इंडियन वुमन बनी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर जो है चढ़ाई की। और संतोष यादव ये फर्स्ट वुमेन है जिन्होंने की 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की, एक बार 1992 में, एक बार 1993 में, 1992 में और 1993 में। भारत और यूरोपीय निवेश बैंक ने किस शहर में मेट्रो रेल परियोजना के लिए 150 मिलियन यूरो की दूसरी किस्त के लिए वित्त अनुबंध पर हस्ताक्षर किए? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। सो इंडिया एंड यूरोपियन Investment Bank signed the finance contract for second tranche of euro 150 million for metro rail project in पुणे। तो पुणे मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के लिए ये दूसरी जो किस्त है इसके लिए हस्ताक्षर किए गए हैं। तो कितने की होगी ये? 150 मिलियन यूरो की ये किस्त रहने वाली है। आपको बता दें कि इससे पहले जो यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक है ये 600 मिलियन यूरो का फंड अप्रूव कर चुका है पुणे मेट्रो रेल के लिए, और इससे पहले 200 मिलियन यूरो का जो पहली किस्त है ये भी ये दे चुका है। और साथ ही फ्रेंड्स ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैंने इसी के साथ ऐड कर दिया है अलग एमसीक्यू बनाने के बदले, ताकि आपको एक साथ ही ये याद हो जाए। जो यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक है इसने भारत को डोनेशन देने की बात कही है। कितनी? ये 2,50,000 यूरो की डोनेशन ये भारत को देगा कोविड-19 क्राइसिस के चलते। यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक की अगर हम बात करें तो हेडक्वार्टर्स लग्जमबर्ग में है और इसके प्रेसिडेंट है वर्नर होयर। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के अनुसार 2007-8 की तुलना में 2020-21 में पल्स उत्पादन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? ऑप्शंस आपके सामने है और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। एज पर द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, pulse production increased by 65% in 2020-21 in comparison to 2007-8। इस तरह के क्वेश्चंस फ्रेंड काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि देखिए इस तरह की न्यूज़ पीआई भी कवर करता है, वहीं से मैंने ये न्यूज़ ली है और एग्जाम में भी पूछ ले जाते हैं इस तरह के क्वेश्चन। तो फिर हमको लगता है कि कोई आइडिया नहीं रहता कि ये क्वेश्चन कहाँ से आया है। ठीक है, नहीं पूछा जाएगा तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर पूछा गया तो आपको मार्क्स जरूर देगा। तो इस तरह के काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। तो जैसे कि मैंने बता दिया है कि पल्स प्रोडक्शन यानी जो दाल होती हैं उनका उत्पादन 65% बढ़ा है, ऐसा कहा है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर ने। किससे कंपैरिजन किया है? 2007-8 की तुलना में 2020-21 में 65% का उत्पादन बढ़ा है। साथ ही आपको बता दें कि जो अब आने वाला खरीफ सीजन है 2021 का, तो इसमें ये लोग 82 करोड़ रुपए तक के जो सीड्स हैं उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और देखिए अब जब बात हो रही है एग्रीकल्चर की सीज़न की बात हो रही है खरीफ की, तो आपको जल्दी से मैं रिवाइज करा देता हूँ। देखिए रबी सीजन जो होता है इसको स्प्रिंग सीजन बोलते हैं। रबी का मतलब होता है अरेबिक में स्प्रिंग। तो इसमें जो है अक्टूबर से दिसंबर के बीच बोया जाता है और हार्वेस्ट कब किया जाता है? अप्रैल से जून के बीच में। कौन कौन सी क्रॉप होती है? व्हीट, बार्ले, ओट्स, लिनसीड, पीस, ग्राम और मस्टर्ड। इसी तरह खरीफ की अगर हम बात करें तो इसको बोलते हैं ऑटम। तो अरेबिक में इसका मतलब होता है ऑटम। तो ये जो है मॉनसून, देखिए जब जिस राज्य में मॉनसून आता है तो तभी से इसकी शुरुआत हो जाती है और इसको हार्वेस्ट किया जाता है सितंबर से अक्टूबर के बीच में। कौन कौन सी क्रॉप्स आती है? पैडी, मेज़, ज्वार, बाजरा, तूर, मूंग, उड़द, शोरगुम, कॉटन, जूट, ग्राउंडनट एंड सोयाबीन। और अब आप देखिए अब है जायद सीजन। तो जायद सीजन कब आता है? रबी और खरीफ सीजन के बीच में।
तो छोटा सा सीजन होता है मार्च और जून का, तो इसमें जायद सीजन आता है। इसमें कौन कौन सी होती है? वाटरमेलन, मस्क मेलन, क्यूकुम्बर, वेजिटेबल्स एंड फोडर क्रॉप्स। तो ये सब ये आप याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ ले जाता है। शेष नारायण सिंह जिनका हाल ही में निधन हो गया, वे एक प्रसिद्ध क्या थे? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। सो शेष नारायण सिंह हु पास्ड अवे रिसेंटली वाज अ वेटरन जर्नलिस्ट। आपने देखा भी होगा डिबेट में इनको शामिल होते हुए, और निष्पक्ष बात किया करते थे, काफ़ी सफाई थी इनकी बातचीत में। विश्व रेड क्रॉस दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। तो वर्ल्ड रेड क्रॉस डे ये 8 मई को फ्रेंड्स मनाया जाता है। जानते हैं इसके बारे में। तो देखिए, इस बार इसका थीम रहा है टुगेदर वी आर अनस्टॉपेबल। 2021 का ये थीम रहा है। और क्यों मनाया जाता है वर्ल्ड रेड क्रॉस डे 8 मई को? क्योंकि देखिए, जो इंटरनेशनल कमिटी ऑफ द रेड क्रॉस ICRC, तो इसके जो फाउंडर रहे हैं एंड हेनरी डुनेंट, तो इनका बर्थडे इस दिन होता है। जो 8 मई 1888 को इनका जन्म हुआ था, तो उसी उपलक्ष्य में ये दिन मनाया जाता है। तो जो ये पर्सन थे हेनरी, इनको 1901 में नोबेल पीस प्राइज़ मिला था। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि इनको कब मिला था, याद रखिएगा इस फैक्ट को। अच्छा, और जो इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस एंड रेड क्रेसेंट सोसाइटीज़ है, इसकी स्थापना 1919 में हुई थी पेरिस में, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद। और ये भी याद रखिएगा कि रेड क्रॉस इसका हेडक्वार्टर्स वॉशिंगटन DC में है। विश्व थैलेसीमिया दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। तो वर्ल्ड थैलेसीमिया डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन 8 मई। जान लेते हैं इसके बारे में। पहले तो जान लीजिए इस बार इसका थीम क्या है। एड्रेसिंग हेल्थ इनइक्वालिटीज अक्रॉस द ग्लोबल थैलेसीमिया कम्युनिटी। अच्छा, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये बात है कि जेनेटिक ब्लड डिसऑर्डर है। इसी तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है इनमें से कौन सा जेनेटिक है, कौन सा नहीं है। ठीक है, डिजीज़ दे दी जाती है तो पूछ लिया जाता है कौन सी इसमें से जेनेटिक नहीं है या कौन सी जेनेटिक है। तो याद रखिएगा ये एक जेनेटिक ब्लड डिसऑर्डर है। ओके, जेनेटिक मतलब जो जनरेशन बाय जनरेशन चलती रहती हो, पास होती रहती हो, इस तरह से। इसमें क्या होता है, जो हीमोग्लोबिन काउंट है आपका वो रिड्यूस होता है, जिसकी वजह से जो रेड ब्लड सेल्स है उस पर सही प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ये आप याद रखिएगा, हीमोग्लोबिन जो है इसमें काफ़ी कम हो जाता है, का जो लेवल होता है, जो इसकी काउंट होता है वो काफ़ी कम हो जाता है। मानस बिहारी वर्मा जिनका हाल ही में निधन हो गया, इनका क्या पेशा था या किस पेशे से ये जुड़े हुए थे? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। जो मानस बिहारी वर्मा हैं ये एरोनॉटिकल साइंटिस्ट रहे हैं। जान लेते हैं इनके बारे में। तो देखिए, इन्होंने जो है किस लिए फेमस है, जो आपका ये लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है तेजस, इसके डेवलपमेंट में इन्होंने काफ़ी अहम रोल अदा किया है। और जो हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट रहे हैं APJ अब्दुल कलाम, उनके काफ़ी क्लोज एसोसिएट थे ये। और इनको 2018 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है। ये आप याद रखिएगा कि पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका था इन्हें। शूटर दादी चंद्रो तोमर जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस राज्य से थी? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। शूटर चंद्रो तोमर जिन्हें की शूटर दादी की नाम से कहा जाता था, तो इनकी जो है कोविड-19 के कारण मृत्यु हो गई है। कहाँ से थे ये? उत्तर प्रदेश के बागपत डिस्ट्रिक्ट से थी ये। और इन्होंने फ्रेंड्स 60+ एज में कई सारे नेशनल कॉम्पिटिशन्स जीते स्पोर्ट्स में, ये आप याद रखिएगा। और इन पर एक मूवी बेस्ड भी है, सांड की आँख। स्वामी अध्यात्मानंद जी जिनका हाल ही में निधन हो गया, ये एक प्रसिद्ध क्या थे? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। तो स्वामी अध्यात्मानंद जी हु पास्ड अवे रिसेंटली वाज अ योगा गुरु। तो काफ़ी प्रसिद्ध योगा गुरु थे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी इनका स्वर्गवास हुआ है, इस पर शोक व्यक्त किया है। पर्वतधारा योजना के तहत किस राज्य में वन तालाबों का निर्माण किया जा रहा है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। अंडर दी पर्वतधारा स्कीम फॉरेस्ट पॉन्ड्स आर बीइंग कंस्ट्रक्टेड इन हिमाचल प्रदेश। देखिए, ग्राउंड वाटर की कमी जैसी समस्याओं को हल करने और वर्षा जल के संरक्षण के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार फॉरेस्ट पॉन्ड्स का निर्माण करेगी।
20 करोड़ रुपए के बजट से वाटर सोर्सेज को रीजुनेट किया जाएगा, यानी फिर से उन्हें चालू स्थिति में लाया जाएगा। अब जानते हैं हिमाचल प्रदेश के बारे में। हिमाचल प्रदेश के गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय हैं, यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं जयराम ठाकुर और शिमला यहाँ की कैपिटल है। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क और पिन वैली नेशनल पार्क, ये दोनों ही नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश में है। साथ ही चूड़धार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, धौलाधार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कंवर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, चंद्रताल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये सभी हिमाचल प्रदेश में है और आपके स्टैटिक जीके के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि महाराणा प्रताप सागर, जिसे कि पौंग रिजर्वायर भी कहते हैं या फिर पौंग डैम लेक भी कहते हैं, ये एक रामसर वेटलैंड है और ब्यास रिवर पर स्थित है। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि रेणुका वेटलैंड, ये भी एक रामसर वेटलैंड है और हिमाचल में है। साथ ही ये इंडिया का स्मॉलेस्ट रामसर वेटलैंड है और भारत का लार्जेस्ट रामसर साइट कौन सी है, यानी रामसर वेटलैंड है सुंदरबंस, जो कि भारत के वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश में है। चंद्रताल, ये भी रामसर वेटलैंड है और हिमाचल प्रदेश में है। साथ ही अगर हम बात करें हिमाचल प्रदेश से जो जीआई टैग प्रोडक्ट्स हैं, तो इनमें कुल्लू शॉल, कांगड़ा टी, चंबा रुमाल, किन्नौरी शॉल, कांगड़ा पेंटिंग्स, हिमाचली काला जीरा और हिमाचली चुल्ली ऑयल, ये सभी इसमें जो है लिस्टेड हैं। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि 8 जुलाई 2008 को यूनेस्को ने कालका शिमला रेलवेज को माउंटेन रेलवेज ऑफ इंडिया वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में ऐड किया था। और फ्रेंड्स ये भी आप याद रखिएगा, मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन 1100 ये किस स्टेट से संबंधित है, हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने छात्रों और अभिभावकों के लिए दोस्त फॉर लाइफ मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। सो सीबीएसई लॉन्च्ड दोस्त फॉर लाइफ मोबाइल ऐप फॉर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स। सीबीएसई का मतलब है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। तो देखिए सीबीएसई ने छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य के लिए सीबीएसई दोस्त फॉर लाइफ ऐप लॉन्च किया है। ये ऐप कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों के लिए उपलब्ध है ताकि उन्हें मानसिक स्वास्थ्य को ठीक रखने में मदद मिल सके। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि सीबीएसई के चेयरपर्सन है मनोज आहूजा। किस राज्य में मियाँ का बाड़ा स्टेशन का नाम बदलकर महेश नगर कर दिया गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। सो इन राजस्थान मियाँ का बाड़ा स्टेशन हैज़ बीन रीनेम्ड एज महेश नगर। साथ ही फ्रेंड्स यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ये जानना चाहिए कि अगर कोई भी स्टेट अपने यहाँ कोई विलेज हो या टाउन हो या कोई सिटी हो या रेलवे स्टेशन हो, अगर इसका नाम बदलना चाहता है तो ये प्रपोजल होम मिनिस्ट्री को भेजा जाता है, जो सेंट्रल होम मिनिस्ट्री है उसको भेजा जाता है। उसके बाद जो होम मिनिस्ट्री है ये अप्रूव करती है, ठीक है। जो बाकी की सेंट्रल एजेंसीज हैं उनसे डिस्कस करने के बाद इस प्रपोजल को अप्रूव करती हैं, तब स्टेट गवर्नमेंट इस तरह से बदल सकता है। आगे बढ़ते हैं। कितने करोड़ तक के ऋण वाले व्यक्तिगत और छोटे व्यवसाय रिजोल्यूशन फ्रेमवर्क 2.0 के तहत योग्य होंगे? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। तो इंडिविजुअल्स एंड स्मॉल बिजनेसेस विद लोन्स ऑफ अप टू 25 करोड़ शैल बी एलिजिबल अंडर द रिजोल्यूशन फ्रेमवर्क 2.0। बात हो रही है आरबीआई की, जो आरबीआई ने यहाँ पर अभी हाल ही में अनाउंस किया था। अब देखते हैं फ्रेंड्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कोरोना महामारी से त्रस्त व्यक्तिगत कर्जदाता और छोटे कारोबारियों को एक बार फिर से लोन रिस्ट्रक्चरिंग यानी कर्ज पुनर्गठन की सुविधा दी है। तो इसके तहत 25 करोड़ रुपए तक के लोन का पुनर्गठन यानी रिस्ट्रक्चरिंग किया जा सकता है। देखिए फ्रेंड्स, पहले आप ये जानिए कि रिस्ट्रक्चरिंग का मतलब क्या है, इसको पढ़ते हैं। ये कटिंग मैंने ली है हिंदुस्तान न्यूज़पेपर से। देखिए, जब कोई व्यक्ति या कंपनी लोन लेती है तो तय अवधि में बैंक को ब्याज सहित चुकाना होता है, लेकिन अगर कोई विषम आर्थिक स्थिति या आपदा आ जाती है, जैसे कि फिलहाल आई हुई है, और लोन चुकाना मुश्किल हो जाता है क्योंकि आपकी पे कट हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में आरबीआई लोन रिस्ट्रक्चरिंग की सुविधा देती है। मान लीजिए आपने 60 महीने के लिए कोई लोन लिया था, अब रिस्ट्रक्चरिंग के सुविधा के तहत 60 की जगह आप 65 या 70 महीने तक आपको चुकाने का मौका मिलता है। अब देखिए, मैं आपको और अच्छे से समझाता हूँ। रिस्ट्रक्चरिंग देखिए 3 तरह से हो सकती है। पहले तो ये, जो आपने इंटरेस्ट आपने नहीं भरा है उस इंटरेस्ट को ऐड करके आपके लोन अमाउंट को बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। आपने इंटरेस्ट नहीं दिया तो उस इंटरेस्ट को आपके लोन में ही ऐड कर दिया जाएगा और आपकी लोन की अमाउंट बढ़ जाएगी। दूसरा ये है कि आपकी ईएमआई जो है वो घटा दी जाए, लेकिन जो टेन्योर है वो बढ़ा दिया जाए।
और तीसरा तरीका क्या होता है, मॉरेटोरियम पीरियड इसमें दिया जाता है, यानी आपको ईएमआई नहीं भरनी है, लेकिन जो इंटरेस्ट है वो एक्यूमुलेट होता रहता है, जिसे फाइनली आपको बाद में भरना जरूर पड़ता है। तो इस 3 तरह से रिस्ट्रक्चरिंग की जा सकती है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो फिर से 1-2 बार सुनिए, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, प्ले स्पीड आप स्लो करके तब सुन सकते हैं। अच्छा, साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि ये जो लोन रिकास्ट ये स्कीम जो आरबीआई ने अब कही है, इससे पहले फ्रेंड्स ये पिछले साल भी चली थी। ठीक है, और अब ये इसलिए 2.0 लिखा है क्योंकि इस बार फिर से आरबीआई इसमें कुछ चेंजेस के साथ आया है। तो आपको इसमें ये जानना चाहिए कि जो भी इसकी सुविधा लेना चाहते हैं तो 30 सितंबर 2021 तक ले सकते हैं, और बैंक को इस 30 सितंबर के बाद भी 90 दिन का टाइम मिलेगा कि वो इसको इम्प्लीमेंट करें, इस स्कीम को। और साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि देखिए 25 करोड़ की लिमिट है। ठीक है, जिनके लोन है 25 करोड़ तक के, उनको ये सुविधा मिलेगी। साथ ही आपका जो लोन है वो 31 मार्च 2021 तक स्टैंडर्ड लोन होना चाहिए। तो स्टैंडर्ड लोन का मतलब क्या है, आप यहाँ से देखिए, स्टैंडर्ड लोन्स आर दोज दैट आर बीइंग रेगुलरली सर्विस्ड ऑल्दो लोन्स कंटिन्यू टू रिमेन स्टैंडर्ड अप टू 19 डेज ऑफ डिले बियॉन्ड विच इट बिकम्स सब स्टैंडर्ड और अ बैड लोन। देखिए, इस तरह का लोन, मान लीजिए आपने लोन लिया है और आपकी उसकी किस्त भी बिल्कुल सही टाइम पर दे रहे हैं, लेकिन अब आपको जो है 3 महीने हो गए, यानी 90 डेज हो गए हैं कि आपने जो है उसका सुचारू रूप से, सही रूप से आप अपना लोन नहीं भर पा रहे हैं। तो 90 डेज तक भी आपका लोन स्टैंडर्ड लोन रहेगा, लेकिन उसके बाद आपका लोन सब स्टैंडर्ड बन जाएगा या फिर बैड लोन बन जाएगा। तो जिनके भी 31 मार्च तक लोन स्टैंडर्ड लोन है, ठीक है, तो उनके लिए ये सुविधा दी गई है। WHO ने किस देश की साइनोफार्म वैक्सीन को आपातकालीन स्वीकृति दी है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। सो चाइनाज साइनोफार्म वैक्सीन हैज बीन गिवन इमरजेंसी अप्रूवल बाय द WHO। और इसमें आपको ये जानना चाहिए कि अब ये जो है पहली नॉन वेस्टर्न कंट्री द्वारा बनी गई पहली कोविड-19 की वैक्सीन बन गई है जिसे WHO ने अप्रूव किया है। यानी नॉन वेस्टर्न कंट्री मतलब जिसे यूरोप या फिर जो और भी इधर की जो कंट्रीज़ हैं उन्होंने डेवलप नहीं किया है। ये तो एशिया का हो गया है ना, तो एशिया ने इसको विकसित किया है, तो WHO ने इसको अप्रूव कर दिया है। तो ये पहली वैक्सीन बन गई है जो कि नॉन वेस्टर्न कंट्री द्वारा डेवलप की गई है और जिसे WHO द्वारा अप्रूव किया गया है। साथ ही फ्रेंड्स, ये इस तरह की पहली वैक्सीन है जिसे WHO ने अप्रूव किया है, क्योंकि चाइना की आज तक भी कोई भी वैक्सीन इन्फेक्शियस डिजीज़ के लिए WHO ने अप्रूव नहीं की है। ठीक है, तो ये पहली वैक्सीन बन गई है, ये भी आप याद रखिएगा। और इसी के साथ WHO ने देखिए पहले भी कई सारी वैक्सीन जो है अप्रूव कर दी है, जैसे कि फाइजर बायोएनटेक के द्वारा निर्मित जो है, एस्ट्राजेनेका द्वारा जो है, जॉनसन एंड जॉनसन और मॉडर्ना द्वारा जो भी बनाई गई है, इनको भी अप्रूव कर चुकी है। THDCIL के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार किसने संभाला है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। सो विजय गोयल हैज एज्यूम्ड द एडिशनल चार्ज ऑफ चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ THDCIL। तो एडिशनल चार्ज इन्होंने यहाँ पर संभाला है। तो TIDC इंडिया लिमिटेड ये एक जो है मिनी रत्न PSU है। और आपको पता होगा ये जो टिहरी डैम का आपने नाम सुना होगा, उत्तराखंड में है, टिहरी जगह पर है। तो ये भारत में जो है टॉलेस्ट डैम है, ये आपको जानना चाहिए। तो इसको यही ऑपरेट करती है। और TIDC की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर्स ऋषिकेश उत्तराखंड में है और पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है NTPC लिमिटेड। ठीक है, तो ये NTPC लिमिटेड की हॉली ओन्ड कंपनी है। भारतीय मूल के किस इम्यूनोलॉजिस्ट को प्रतिष्ठित नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेस के लिए चुना गया है? सो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। सो शंकर घोष जो कि इंडियन ओरिजिन इम्यूनोलॉजिस्ट हैं, हैज़ बीन इलेक्टेड टू द प्रेस्टिजियस नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेस। तो फ्रेंड्स, ओरिजिनल रिसर्च में इनके जो अचीवमेंट्स हैं और इनका जो कंट्रीब्यूशन है उसके लिए नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज ने इन्हें 120 लोगों में शामिल किया है। और जो नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस है ये एक नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन है जो कि जो यहाँ के प्रेसिडेंट रहे हैं अब्राहम लिंकन, ठीक है, उनके साइन द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। मुंबई में जन्मे या जन्मी किस शिक्षाविद ने शेख जायद बुक पुरस्कार जीता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। सो मुंबई बोर्न एकेडमिशियन डॉक्टर ताहिरा कुतुबुद्दीन वॉन द शेख जायद बुक अवार्ड।
देखिए, तो ये जो हैं, जो डॉक्टर ताहिरा हैं, ये यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में अरेबिक लिटरेचर की प्रोफेसर हैं और इन्हें जो है शेख जायद बुक अवार्ड मिला है, जिसे कि आप अरब वर्ड का नोबेल प्राइज़ कहते हैं। और किस बुक के लिए मिला है? अरेबिक ओरेशन आर्ट एंड फंक्शन, ये इनकी बुक है, इसके लिए इन्हें ये प्राइज़ मिला है। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा सेशन पसंद आ रहा है तो लाइक भी करते रहा कीजिए। मेफ्लावर 400 क्या है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी। सो मेफ्लावर 400 ये एक फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिप है और इसको किसने बनाया है? प्रोमेर, ये एक मैरीन रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, इसने IBM के साथ मिलकर इसको डेवलप किया है। क्या है ये? वर्ल्ड की फर्स्ट इंटेलिजेंट शिप और ये फर्स्ट अनमैन्ड वेसल है जो कि अटलांटिक ओशियन में नेविगेट करेगा। ठीक है, तो इसमें कोई भी व्यक्ति मौजूद नहीं है, अनमैन्ड है ये वेसल। और आपको बता दें इसका काम क्या होगा, ये एक्वेटिक एनिमल्स जो समुद्र में रहते हैं उनको ट्रैक करेगी, साथ ही जो वाटर में प्लास्टिक वगैरह का जो कचरा रहता है उसको देखेगी और जो मैरीन पोल्यूशन है उस सभी का डेटा ये जुटाएगी। किस वीडियो शेयरिंग सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म ने शोजी चेवास को नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी CEO नियुक्त किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। सो टिकटॉक, which is a famous video sharing social networking platform, has appointed Shoji Chevas as the new Chief Executive Officer। जानते हैं इनके बारे में। सबसे इंपॉर्टेंट जानकारी है कि ये सिंगापुर के हैं। ठीक है, यूएस के साथ जो विवाद हो रहा है तो उसके तहत ही आप समझ सकते हैं कि इन्होंने सिंगापुर के इन व्यक्ति को ये अपॉइंट किया है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अपॉइंट किया है। और ठीक है, और आपको बता दें कि इसमें और क्या जान सकते हैं हम इसमें, हाँ ये जान सकते हैं कि जो टिकटॉक है इसको चाइना में बोलते हैं डोइन, इस नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, बाकी कंट्रीज़ में तो टिकटॉक के नाम से जाना जाता है और इसकी जो पेरेंट कंट्री है, जो इसकी ओनर है, ये है बाइट डांस। तो चाइना में इसका हेडक्वार्टर्स है। ठीक है, बीजिंग में, ये आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने चेस्ट एक्सरे में कोविड का पता लगाने के लिए AT-Man AI नामक एक AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उपकरण विकसित किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। सो DRDO हैज डेवलप्ड एन AI टूल नेम्ड AT-Man AI फॉर कोविड डिटेक्शन इन चेस्ट एक्सरेज। तो चेस्ट एक्सरे जो है इस तरह का एक पता किया है जिससे कि COVID-19 डिजीज़ का पता चल जाएगा। तो इस तरह की ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एल्गोरिदम इन्होंने डेवलप किया है जिसका नाम है AT-Man AI। और किसने डेवलप किया है? DRDO का जो सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स, इसने किया है। कभी कभी फ्रेंड्स ऑप्शंस में इस तरह से भी आ सकते हैं कि DRDO ना दिया गया हो, केवल ये नाम दिया गया हो। इस तरह की 4-5 लैब जो DRDO की आपकी ऑप्शन में दी जा सकती हैं, तो उसमें आपको ये याद रखना होगा। ठीक है फ्रेंड्स, सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स इसने किया है। DRDO की बात करें तो चेयरमैन है G सतीश रेड्डी। फाउंडेड कब स्थापना हुई थी? 1958 में और हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। DBS बैंक इंडिया लिमिटेड में विलय के बाद किस बैंक को RBI अधिनियम की दूसरी अनुसूची से RBI द्वारा बाहर रखा गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। सो Lakshmi Vilas Bank has been excluded by the Reserve Bank of India from the second schedule of the RBI Act after it was merged with DBS Bank India Limited। देखिए, पिछले साल 27 नवंबर को लक्ष्मी विलास बैंक का DBS बैंक इंडिया लिमिटेड में विलय हो गया था। इसी के साथ अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लक्ष्मी विलास बैंक को RBI एक्ट के सेकंड शेड्यूल से बाहर रख दिया है। आपको बता दें, RBI एक्ट 1934 के सेकंड शेड्यूल के तहत जो भी बैंक आते हैं उन्हें शेड्यूल्ड बैंक कहा जाता है और इनमें जो है शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स और शेड्यूल्ड कोऑपरेटिव बैंक्स ये शामिल रहते हैं। देखिए, इस तरह से है भारत में बैंक्स का स्ट्रक्चर। तो बैंक्स इन इंडिया, देखिए कमर्शियल बैंक आते हैं। कमर्शियल बैंक के अंदर पब्लिक सेक्टर बैंक होते हैं, प्राइवेट सेक्टर होते हैं, रीजनल रूरल बैंक होते हैं और फॉरेन बैंक्स होते हैं। इसी तरह से ये आ गया आपके पास कोऑपरेटिव बैंक्स। तो इसमें अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं और रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं, साथ ही स्मॉल फाइनेंस बैंक और पेमेंट्स बैंक होते हैं। बात करते हैं इस क्वेश्चन की। देखिए, साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए, आपको मालूम होगा कि OBC और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, आंध्रा बैंक,
कॉरपोरेशन बैंक, इलाहाबाद बैंक, सिंडिकेट बैंक, ठीक है, तो इनका भी विलय हो गया था। तो इसी के कारण इनको भी पिछले साल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जब अनाउंस किया था, तो इसी के साथ इन बैंक्स को भी जो है ये सेकंड शेड्यूल से बाहर रख दिया गया था, क्योंकि अब जो बैंकिंग ऑपरेशन होता है वो जो इनका पेरेंट बैंक है जिनमें इनका विलय हुआ है उसके नाम से होता है, तो इसलिए इनको जो है शेड्यूल सेकंड बैंक से बाहर कर दिया जाता है। अच्छा, साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि जो ये डीबीएस बैंक है इसको सेफेस्ट बैंक इन एशिया इसका टाइटल दिया गया है ग्लोबल फाइनेंस के द्वारा, ठीक है, 2009 से 2020 तक। डीबीएस बैंक के बारे में आप जान लीजिए कि इसका हेडक्वार्टर सिंगापुर में है, और जो ये डीबीएस बैंक इंडिया लिमिटेड है ये इसकी सब्सिडरी है इंडिया में, और इसके सीईओ हैं पीयूष गुप्ता। स्पेनिश ग्रां प्री किसने जीता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। सो लुइस हैमिल्टन वॉन स्पेनिश ग्रां प्री। फ्रेंड, जो ये वर्ड है ये फ्रेंच वर्ड होता है, तो इसमें लास्ट में डी साइलेंट होता है और प्रिक्स में लास्ट में एक्स साइलेंट होता है, तो इसलिए इसको जो सही इसका प्रोनाउंसिएशन है वो है ग्रां प्री। खैर, आगे बात करते हैं इस क्वेश्चन की। तो लुइस हैमिल्टन ने स्पेनिश ग्रां प्री 2021 जीता है। आपको बता दें कि ये एक ब्रिटिश रेसिंग ड्राइवर हैं और मर्सिडीज के लिए जो है फॉर्मूला 1 रेस में compete करते हैं। अच्छा, ये अभी हुए हैं 2021 में, ये वाले जो ग्रां प्री हुए हैं ये अभी हुए हैं। पोर्चुगीज ग्रां प्री 2021 ये भी लुइस हैमिल्टन ने जीता है। एमिलिया रोमैग्ना जीपी 2021 ये मैक्स वर्स्टैपन ने जीता है। मैक्स वर्स्टैपन जो है ये बेल्जियम के हैं, और बहरीन जीपी 2021 जीता है लुइस हैमिल्टन ने, तो इनको आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। किस खिलाड़ी को 2021 लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। सो राफेल नडाल हैज़ बीन ऑनर्ड विद द 2021 लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड। तो राफेल नडाल जो हैं ये स्पेन के हैं, और फ्रेंड्स ये आप पॉइंट याद रखना, इनको किंग ऑफ क्ले के नाम से जाना जाता है। एसएससी और भी मान लीजिए आप, और भी जो एग्जाम होते हैं वनडे एग्जाम जो होते हैं, कई बार देखा गया है, क्वेश्चन पूछा गया है कि किस टेनिस खिलाड़ी को किंग ऑफ क्ले के नाम से जाना जाता है, तो आंसर होगा इसमें राफेल नडाल। किंग ऑफ क्ले मतलब इस तरह की जो टेनिस कोर्ट बने होते हैं जो क्ले की बनी होते हैं, जैसे कि जो स्टोन होता है या फिर ब्रिक्स होते हैं, इनको क्रश करके बना होता है, इस तरह से होता है फ्रेंड्स ये। तो इस पे सबसे ज़्यादा टाइटल जो हैं इन्हें महारत हासिल है, क्योंकि इनका बचपन से लेकर अब तक जब से इन्होंने टेनिस खेलना शुरू किया तो इसी तरह की कोर्ट पर ये खेलना शुरू किया है। 90 से ज़्यादा मैचेस इन्होंने टाइटल इस क्ले कोर्ट पर इन्होंने जीते हैं, इसलिए इनको बोला जाता है किंग ऑफ क्ले। साथ ही ये स्पेन के हैं, आप इनको याद रखिएगा, और फ्रेंच ओपन भी इस बार का इन्होंने ही जीता था। और फ्रेंड्स, आप ये दो खिलाड़ी हैं, एक तो राफेल नडाल, एक रोजर फेडरर, तो एक दूसरे के काफ़ी सालों से चिर प्रतिद्वंदी रहे हैं, काफ़ी टक्कर का मुकाबला होता है, और साथ ही साथ आप देखोगे कि दोनों में रेस्पेक्ट भी एक दूसरे के लिए काफ़ी ज़्यादा है। तो जो स्पोर्ट्समैन की जो एक स्पिरिट होती है ना, वो आप इन दोनों में देख सकते हैं। जब एक मैच हार जाता है, एक जीत जाता है, मान लीजिए राफेल नडाल जीत गए और रोजर फेडरर हार गए, तो उसके बाद अगर आप जो पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन होती है उसमें आप देखेंगे कि इतनी तारीफ़ ये दूसरे व्यक्ति कर देते हैं, ये रोजर फेडरर की कर देते हैं और रोजर फेडरर इनकी कर देते हैं, कि आदमी को ऐसा लगता है कि मैं ही जीता हूँ। तो ये एक स्पोर्ट्समैन की एक स्पिरिट होती है, तो इन दोनों में जो है ये काफ़ी देखने के मिलती है, काफ़ी अच्छे इंसान भी हैं। खैर, आगे बढ़ते हैं। किस खिलाड़ी को 2021 लॉरियस स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। सो नाओमी ओसाका हैज़ बीन ऑनर्ड विद द 2021 लॉरियस स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर अवार्ड। तो इन्होंने लास्ट ईयर यूएस ओपन जीता है और ये जापान की है फ्रेंड्स, ये आप याद रखिएगा। और ये पूरी लिस्ट है जो भी लॉरियस अवार्ड विनर्स हैं, इसकी पूरी लिस्ट यहाँ पर दी गई है। तो स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर आपको बता दिया है, स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर आपको बता दिया है, वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है बेयर्न मुनीश को, और वर्ल्ड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर मिला है पैट्रिक मैहोम्स को, वर्ल्ड कमबैक ऑफ द ईयर मिला है मैक्स पैरट को, स्पोर्ट फॉर गुड अवार्ड मिला है किक फॉर मोर बाय किक फेयर को, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है बिली जीन किंग को, एथलीट एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड ये मिला है लुइस हैमिल्टन को, जिनकी हमने अभी बात की है पहले क्वेश्चन में, स्पोर्टिंग इंस्पिरेशन अवार्ड ये मिला है मोहम्मद सलाह को, और स्पोर्टिंग मोमेंट ऑफ द ईयर अवार्ड ये है क्रिस
निकी। आगे बढ़ते हैं। नियामक समीक्षा प्राधिकरण 2.0 की सहायता के लिए आरबीआई द्वारा गठित सलाहकार समूह का प्रमुख कौन होगा? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। सो एस जानकी रमन will head the advisory group that has been constituted by the RBI to assist the second regulatory review authority RRA 2.0। समझेंगे इस क्वेश्चन को कि क्या कहना चाहते हैं। देखिए, पहले तो आप ये जान लीजिए, जो ये एस जानकी रमन है ये एसबीआई के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं और आरबीआई ने एक एडवाइजरी ग्रुप बनाया है। इससे पहले आरबीआई ने रेगुलेटरी रिव्यू अथॉरिटी 2.0 इसका गठन किया था। तो ये जो इन्होंने अथॉरिटी बनाई है आरबीआई ने, तो इसको असिस्ट करने के लिए, इसको अपनी सजेशंस देने के लिए, अपनी एडवाइस देने के लिए फिर से एक ग्रुप बनाया है। तो उसकी बात की जा रही है, उसको हेड करेंगे एस जानकी रमन। अच्छा, अब बात करते हैं फ्रेंड्स इस क्वेश्चन की। देखिए, जो रेगुलेटरी रिव्यू अथॉरिटी 2.0 जो आरबीआई ने बनाई थे, तो ये जो है 1 साल के लिए जो है काम करेगी। 1 मई 2021 से इसकी शुरुआत होगी। इसको हमने एमसीक्यू फॉर्मेट में भी किया हुआ है। अब इसके बारे में जानते हैं। तो आपको ये जानना चाहिए कि जो ये रेगुलेटरी रिव्यू अथॉरिटी बनाई गई है, इसको जो हेड करेंगे, ये करेंगे एम राजेश्वर राव। तो 2 हो गए, एक तो एम राजेश्वर राव तो इसको हेड करेंगे, और एस जानकी रमन किसको हेड करेंगे? जो इसको असिस्ट करने के लिए ग्रुप बनाया गया है, ये इसको हेड करेंगे। देखिए, रेगुलेटरी रिव्यू अथॉरिटी जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है। देखिए, आरबीआई जिन जिन एंटिटीज़ को रेगुलेट करती है, ठीक है, उनको सुपरवाइज करती है, तो कुछ नियम बनाए होते हैं, कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए होते हैं कि आप इन सबको फॉलो कीजिए। तो आरबीआई चाहती है कि जो भी हमने नियम बनाए हुए हैं या फिर इंस्ट्रक्शंस बनाए हुए हैं, ठीक है, जो भी रेगुलेशंस हमने बनाए हुए हैं, तो उनको किस तरह से, जो रूल्स बनाए हुए हैं उनको किस तरह से हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ठीक है, ताकि उनको मानने में के लिए, उनको कंप्लाई करने के लिए जो एंटिटीज़ हैं उनको ज़्यादा मुश्किल ना हो। तो इसकी रिव्यू किया जाएगा, तब देखा जाएगा कि अच्छा यहाँ पर हम इसको सरल बना सकते हैं। तो इस बारे में है ये। और इससे पहले 1999 में आरबीआई ने इस तरह की एक रेगुलेशंस रिव्यू अथॉरिटी को सेटअप किया था। इसके बाद कई सारे चेंजेस हुए और ये जो प्रोसेस है पूरा कि किस तरह से हम आरबीआई के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनको अपनाएं, ये काफ़ी सिंप्लीफाई हो गया था। किस बैंक ने ग्राम स्तरीय उद्यमियों के लिए ईवा नाम से एक चैटबॉट लॉन्च किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। सो एचडीएफसी बैंक हैज़ लॉन्च्ड अ चैटबॉट कॉल्ड ईवा फॉर विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर्स। जानते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। देखिए, वैसे तो ये वाला जो चैट बॉक्स है ईवा, ये एचडीएफसी बैंक ने पहले से लॉन्च किया हुआ है, ठीक है, ये अभी का लॉन्च किया हुआ नहीं है। इस क्वेश्चन में नया ये है कि इसने अब ये कॉमन सर्विस सेंटर्स का जो डिजिटल सेवा पोर्टल है, इस पर इसको अपने इस जो बोट है इसको लॉन्च किया है। किस लिए? जो विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, जो यहाँ के विलेज लेवल पर जो उद्यमी होते हैं, ठीक है, वो जो है एचडीएफसी बैंक की सर्विसेज से अवगत हो सकें। एचडीएफसी बैंक की क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं, क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड कराई जाती हैं, तो ये सभी वो जान सके, इसलिए ये चैट बॉक्स कॉमन सर्विस सेंटर्स के डिजिटल सेवा पोर्टल पर उपलब्ध कराया गया है। एचडीएफसी बैंक की बात करें तो एमडी एंड सीईओ हैं शशिधर जगदीशन, हेडक्वार्टर्स है मुंबई महाराष्ट्र में। अब जान लेते हैं जनवरी 2021 से अब तक के एचडीएफसी बैंक से जुड़े हुए करंट अफेयर्स। तो एचडीएफसी बैंक ने जो है 21 सोशल सेक्टर स्टार्टअप्स को स्मार्टअप ग्रांट्स प्रोवाइड कराया है। याद रखना, स्मार्टअप ग्रांट्स किससे रिलेटेड है? एचडीएफसी बैंक से। एचडीएफसी बैंक को इंडिया का बेस्ट एसएमई बैंक चुना गया है, किसके द्वारा? एशिया मनी के द्वारा। एचडीएफसी बैंक ने मुंह बंद रखो कैंपेन इसको लॉन्च किया हुआ है। एचडीएफसी बैंक ने स्मार्टअप उन्नति इसको लॉन्च किया है। देखिए यहाँ पर स्मार्टअप उन्नति, यहाँ पर है स्मार्टअप ग्रांट, तो याद रखिएगा स्मार्टअप मतलब एचडीएफसी बैंक। आगे देखें, इस एचडीएफसी बैंक और रेड एफएम ने मिलकर टैलेंटेड अनलॉक्ड इस प्रोग्राम को जो है किया था। साथ ही एचडीएफसी बैंक की एक ब्रांच है असम के नागांव में, तो इसको नाबार्ड का एक अवार्ड मिला है बेस्ट परफॉर्मेंस इन माइक्रो फाइनेंस इस कैटेगरी के लिए। निम्नलिखित में से किसने इमोला अधिकरण निगम द्वारा इनग्राम माइक्रो इंक के 100% शेयर होल्डिंग और पूर्ण नियंत्रण के अधिकरण को मंजूरी दी है? फ्रेंड्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा।
हालांकि इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, केवल ये जानना है कि किसने किसका अधिग्रहण किया है और किसने मंजूरी दी है, पर ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए काफ़ी क्वेश्चन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। सो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया हैज़ अप्रूव्ड एक्विजिशन ऑफ 100% शेयर होल्डिंग एंड सोल कंट्रोल ऑफ इनग्राम माइक्रो इंक बाय इमोला एक्विजिशन कॉरपोरेशन। जानते हैं इसके बारे में। देखिए, इनग्राम माइक्रो इंक है, तो इसका 100% इसको एक्वायर कर लिया है इमोला एक्विजिशन कॉरपोरेशन ने। जो ये इमोला एक्विजिशन कॉरपोरेशन है, ये प्लैटिनम इक्विटी ग्रुप की एक इनकॉर्पोरेटेड एंटिटी है, यानी कि इसी का एक मेंबर है या सदस्य आप कह सकते हैं। और जो ये प्लैटिनम इक्विटी ग्रुप है, ये एक इस तरह की एजेंसी है जो कि मर्जर, एक्विजिशन, इन सभी कार्यों को जो है देखती है, इसमें अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कराती है। अच्छा, साथ ही जो ये इनग्राम माइक्रो है जिसका एक्विजिशन किया गया है, ये एक आईटी कंपनी है और इसका हेडक्वार्टर्स यूनाइटेड स्टेट्स में है। जान लेते हैं फ्रेंड्स कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया क्या है। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, इसका मतलब इसको संविधान द्वारा नहीं बनाया गया है, इसको एक्ट द्वारा बनाया गया है। किस एक्ट द्वारा? कंपटीशन एक्ट 2002 के द्वारा। और 14 अक्टूबर 2003 को इसकी स्थापना की गई थी। हालांकि ये फुली फंक्शनल कब से हुई? मई 2009 से। साथ ही फ्रेंड्स, जो ये कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है, इसमें एक चेयरपर्सन होते हैं और 6 मेंबर्स होते हैं, ठीक है। और इनको सबको सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा अपॉइंट किया जाता है। चेयरपर्सन की बात करें तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के फिलहाल जो चेयरपर्सन है ये हैं अशोक कुमार गुप्ता। इसका काम क्या होता है फ्रेंड्स कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का? देखिए, इसका काम होता है कि जो है प्रतिस्पर्धा बनी रहे बाजार में, किसी की मोनोपोली ना हो और कस्टमर्स को उचित दाम पर प्रोडक्ट मिले और प्रतिस्पर्धा मिले, यानी कि कस्टमर्स के पास कई सारी चॉइसेस हों। तो ये जो है ये सुनिश्चित करता है और उचित रेट पर मिले, ठीक है। PM रामचंद्रन, जिनका हाल ही में निधन हो गया, निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शंस आपके सामने है और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। PM रामचंद्रन हु पास्ड अवे रिसेंटली वाज रिलेटेड टू इंडियन एयरफोर्स। कैसे रिलेटेड थे? तो ये वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ रहे हैं। इनका नाम है पलामदई मुथुस्वामी रामचंद्रन। तो इनका हाल ही में निधन हो गया है। आपको बता दें 1955 में इन्हें फाइटर पायलट के रूप में कमीशन किया गया था। और लिबरेशन ऑफ गोवा, जो गोवा को लिबरेट करने का जो भारत का जो प्रयास रहा था, उसमें 1961 में इन्होंने पार्टिसिपेट भी किया था। किस IIT ने ग्रामीण परिवर्तन, प्राकृतिक से सांस्कृतिक तक विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। सो IIT खड़गपुर ऑर्गेनाइज्ड द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन रूरल ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम नेचुरल टू कल्चर। तो अगर स्पेसिफिकली बात करें तो IIT खड़गपुर का जो इंस्टीट्यूट है ये सेंटर फॉर रूरल डेवलपमेंट एंड इनोवेटिव सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी, तो इसने इस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज किया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस रही है, तो इसलिए ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। द बेंच नामक पुस्तक के लेखक या लेखिका कौन है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। सो द बेंच पुस्तक लिखी है मेगन मार्कल ने। ये अभी रिलीज़ नहीं हुई है, जून 2021 में रिलीज़ होने वाली है। तो इसमें जो है आपको पता होगा कि ये मेगन मार्कल कौन है? ये डचेस ऑफ ससेक्स हैं। ससेक्स जो है ये इंग्लैंड में एक काउंटी है, तो उसी के नाम पर है। ये एक टाइटल है डचेस ऑफ ससेक्स। तो इनके जो हस्बैंड हैं प्रिंस हैरी, तो इनके साथ जब इनका फर्स्ट चाइल्ड हुआ तो तब इन्होंने एक सॉन्ग इनको डेडिकेट किया था अपने हस्बैंड को फादर्स डे पर, तो उसी से संबंधित ये पुस्तक है। आगे बढ़ते हैं। भारत में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस हर वर्ष किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। सो नेशनल टेक्नोलॉजी डे इन इंडिया इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन May 11। तो किस लिए मनाया जाता है? इंजीनियर्स और साइंटिस्ट की जो अचीवमेंट्स रही हैं, जो उनका कंट्रीब्यूशन रहा है भारत में, उसको कमेमोरेट करने के लिए। इस बार इसका थीम क्या है 2021 में? साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर। अच्छा, क्या क्या कुछ रिवाइज कर लेते हैं थोड़ा सा, क्या क्या हमारे जो इंजीनियर्स और साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन रहा है। देखिए 1998 में भारत ने जो न्यूक्लियर परीक्षण किया था, शक्ति 1 न्यूक्लियर मिसाइल जो लॉन्च की थी पोखरण टेस्ट रेंज पर राजस्थान में,
तो एक तो इसको याद किया जाता है क्योंकि ये जो है आपका 11 से 13 मई के बीच में ये पूरा किया गया था, ठीक है। इसको पोखरण सेकंड बोलते हैं। और पोखरण 1 कब हुआ था? ये 18 मई 1974 को हुआ था और उस ऑपरेशन का नाम था स्माइलिंग बुद्धा। तो ये दोनों ही न्यूक्लियर टेस्ट थे। और जो ये वाला था शक्ति 1 न्यूक्लियर मिसाइल परीक्षण जो था 1998 में जो किया गया था 11 से 13 मई के बीच में, इसमें इस ऑपरेशन को लीड किया था डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी ने। और इसी दिन 11 मई को ही नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी द्वारा जो डिजाइन किया गया था भारत का फर्स्ट इंडिजिनस एयरक्राफ्ट हंसा 3, इसको भी टेस्ट किया गया था। मैड्रिड ओपन पुरुष का खिताब किसने जीता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। सो अलेक्जेंडर जेवरेव वॉन मैड्रिड ओपन मेंस टाइटल। टेनिस की बात की जा रही है फ्रेंड्स यहाँ पर। और ये जो है अलेक्जेंडर जो है ये जर्मनी के हैं। इन्होंने मैटियो बेरेटिनी इनको हराया है जो कि इटली के हैं। बात करें अगर हम मेंस डबल्स की तो ये जीता है मार्शल ग्रेनोलर्स ने और होराइसियो जेबोलोस ने। तो इन दोनों ने ये मेंस डबल्स जीता है। मेंस डबल्स वैसे पूछा नहीं जाता है पर फिर भी कई एक दो चांसेस मान लीजिए कि अगर पूछ ले जाए तो इसको आप याद रखना। पूछ भी लिया जाता है ऐसा कहना भी सही नहीं है कि नहीं पूछा जाता है, ठीक है। किसी भी चीज़ को मना नहीं कर सकते कि ये नहीं पूछा जाता है या ये पूछा जाता है। कुछ भी आ सकता है पेपर में, हमेशा इस तरह से पढ़ा कीजिए। हु वॉन मैड्रिड ओपन विमेंस टाइटल? मैड्रिड ओपन महिला का खिताब किसने जीता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, आरियाना साबालेनका। ये दो ऑप्शंस पिछले क्वेश्चन के ही रह गए, मैं चेंज करना भूल गया, इसके लिए क्षमा चाहूँगा फ्रेंड्स। तो ये जीता है आपका एरिना साबालेनका ने। जानते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। तो एरिना साबालेनका ये बेलारूस की है और इन्होंने किन्हें हराया है? एशले बार्टी को हराया है। ये ऑस्ट्रेलिया की है। इसी तरह से हम देख लेते हैं वीमेंस डबल फाइनल किसने जीता है? बारबोरा क्रेसिकोवा और कैटरीना सिनियाकोवा इन्होंने जीता है। थोड़ा टफ है नाम बोलना, ठीक है। सेज रिपब्लिक की है ये, तो इन दोनों ने ये जीता है। RBI द्वारा नए कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। सो जोश जे कटूर हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और इससे पहले ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बेंगलुरु रीजनल ऑफिस के डायरेक्टर थे। साथ ही अब ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट डिपार्टमेंट, कॉरपोरेट स्ट्रेटजी एंड बजट डिपार्टमेंट और राजभाषा डिपार्टमेंट को देखेंगे। अच्छा, आपको बता दें कि ऐसा नहीं है कि इकलौते एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं RBI में, इनके अलावा भी 12-13 एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स और हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में। इस तरह से पूरा स्ट्रक्चर होता है जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं। सबसे पहले गवर्नर, फिर डिप्टी गवर्नर्स, फिर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, फिर प्रिंसिपल चीफ जनरल मैनेजर, फिर चीफ जनरल मैनेजर्स, फिर जनरल मैनेजर्स, डिप्टी जनरल मैनेजर्स, असिस्टेंट जनरल मैनेजर्स, मैनेजर्स, असिस्टेंट मैनेजर्स और सपोर्ट स्टाफ। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फिलहाल जो गवर्नर हैं ये शक्तिकांत दास हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के, और 4 डिप्टी गवर्नर्स हैं MK जैन, डॉक्टर MD पात्रा, श्री MR राव और T रविशंकर। आगे बढ़ते हैं। अप्रैल 2021 के लिए किस खिलाड़ी को ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ के रूप में नामित किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। सो बाबर आजम हैज़ बीन नेम्ड एज द ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर अप्रैल 2021। तो बाबर आजम जो है ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कैप्टन हैं और इनको अप्रैल 2020 के लिए ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ के लिए अवार्ड के लिए चुना गया है। तो साउथ अफ्रीका के खिलाफ इन्होंने काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है, उसी के बूते इन्हें यहाँ पर चुना गया है। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि बाबर आजम हाल ही में नंबर 1 वनडे इंटरनेशनल बैट्समैन बने हैं और विराट कोहली जो कि 41 महीने से इस पोजीशन पर थे, नंबर 1 ODI बैट्समैन थे, तो इनको इन्होंने डिथ्रोन कर दिया है। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए हाल ही में बाबर आजम ने विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़ा है। कौन सा रिकॉर्ड तोड़ा है? इन्होंने T20s में 2000 रन सबसे फास्टेस्ट बनाए हैं, ठीक है। 2000 रन बनाए हैं सबसे फास्टेस्ट, 2000 रन्स। कनेक्टेड कॉमर्स शीर्षक नामक
नाम से किसने एक रिपोर्ट जारी की है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। सो नीति आयोग और मास्टर कार्ड ने मिलकर कनेक्टेड कॉमर्स इस शीर्ष वाली एक रिपोर्ट को जारी किया है। जानते हैं फ्रेंड्स इसके बारे में। तो देखिए इस रिपोर्ट में क्या है, इसमें इन्होंने ये चर्चा की है कि जो भारत में डिजिटल फाइनेंशियल इंक्लूजन है इसके आगे क्या क्या चुनौतियां हैं और कुछ रिकमेंडेशंस भी दी हैं कि किस तरह से डिजिटल सर्विसेज को हर एक व्यक्ति तक पहुंचाया जाए। फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख रहे होंगे फाइनेंशियल इंक्लूजन, तो जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज को हर एक इंडिविजुअल तक पहुंचाया जाए, इसको बोलते हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन। और जब आगे जुड़ जाता है डिजिटल तो इसका मतलब डिजिटल तरीके से, जैसे कि अब कुछ बैंक जो हैं ऑनलाइन भी अकाउंट खोल देते हैं अपनी साइट से, तो इस तरह से डिजिटल। और फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या होता है? बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज को हर एक व्यक्ति तक पहुंचाना। अच्छा, आपको बता दूं कि जो फाइनेंशियल इंक्लूजन का कंसेप्ट है ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने साल 2005 में इसको इंट्रोड्यूस किया था। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन में हम क्या क्या चीज़ें कह सकते हैं, जैसे कि जीरो बैलेंस अकाउंट किसी का खोलना, मनी ट्रांसफ़र, ठीक है, और पेंशन भी इसमें आता है। जैसे कि आप इस तरह की जो स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, जैसे प्रधानमंत्री जन धन योजना है, मुद्रा योजना है, स्टैंड अप इंडिया है, अटल पेंशन स्कीम है, सुकन्या समृद्धि योजना है, साथ ही जो लोन्स दिए जाते हैं और एटीएम्स प्रोवाइड कराए जाते हैं, ये सभी फ्रेंड्स फाइनेंशियल इंक्लूजन के अंतर्गत आते हैं। साथ ही आप ये भी जान लीजिए, बात हो रही है जब नीति आयोग की, तो चेयरमैन या चेयरपर्सन है नरेंद्र मोदी, वाइस चेयरमैन या चेयरपर्सन है डॉक्टर राजीव कुमार, सीईओ है अमिताभ कांत, और 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन किया गया था, प्लानिंग कमीशन को इसने रिप्लेस किया था। मास्टर कार्ड की बात करें तो इसके प्रेसिडेंट एंड सीईओ हैं माइकल, ये हैं आपके माइकल मेबैक, और एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है अजय बंगा। निम्नलिखित में से किसे ग्रीन ऊर्जा अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। सो IREDA हैज़ बीन कन्फर्ड विद ग्रीन ऊर्जा अवार्ड। IREDA का मतलब है इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड। तो इसको ग्रीन ऊर्जा अवार्ड से सम्मानित किया गया है, किसके द्वारा? इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा। क्यों किया गया है? क्योंकि इन्होंने रिन्यूएबल एनर्जी में काफ़ी अच्छा फाइनेंस किया है, फाइनेंस की सुविधाएं प्रोवाइड कराई हैं, साथ ही अपने प्रोजेक्ट्स भी इन्होंने लॉन्च किए हैं। ग्रीन एनर्जी फाइनेंसिंग का मतलब होता है जो रिन्यूएबल एनर्जी होती है उस तरह के प्रोजेक्ट्स बनाना, जैसे कि विंड एनर्जी हो गया और आपका सोलर एनर्जी हो गया, तो इस तरह के प्रोजेक्ट्स बनाए जाते हैं। IREDA के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं प्रदीप कुमार दास। सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट की यहाँ पर बात हो रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अस्पतालों को कितनी राशि से अधिक नकद भुगतान स्वीकार करने की अनुमति दी है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। सो गवर्नमेंट हैज़ अलाउड हॉस्पिटल्स टू एक्सेप्ट कैश पेमेंट इन एक्सेस ऑफ ₹2 लाख। ओके, सो 2 लाख से ज़्यादा का भी अब अमाउंट ये नकद में रिसीव कर सकते हैं जो हॉस्पिटल्स हैं। जानते हैं इसके बारे में। तो देखिए, हॉस्पिटल्स और नर्सिंग होम्स ये अब 2 लाख या इससे ज़्यादा का पेमेंट कैश में एक्सेप्ट कर सकते हैं, ऐसा कहा है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने। तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स ने इस रिगार्डिंग में एक जो है नोटिफिकेशन इशू किया है। देखिए, अब तक क्या है, अब तक केवल 2 लाख रुपए तक ही कैश पेमेंट एक्सेप्ट की जा सकती है। तो इस तरह का एक लॉ बनाया गया था, ठीक है। तो अब जो है सरकार ने कोविड-19 की सिचुएशन को देखते हुए अब 2 लाख या इससे ज़्यादा का भी पेमेंट आप कैश में दे सकते हैं। बात हो रही है जब यहाँ पर CBDT की, तो इसके चेयरपर्सन भी जान लेते हैं, ये है प्रमोद कुमार मोदी। फिक्की लेडीज़ ऑर्गेनाइजेशन की नेशनल प्रेसिडेंट के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। सो उज्ज्वला सिंघानिया हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ फिक्की लेडीज़ ऑर्गेनाइजेशन FLO, और 2021-22 के लिए इनको नियुक्त किया गया है। फिक्की की फुल फॉर्म होती है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, और साथ ही इसकी स्थापना 1927 में हुई थी, 1927 में हुई थी। प्रेसिडेंट हैं उदय शंकर और इसका हेडक्वार्टर्स है न्यू दिल्ली में। एंड फिक्की इज द लार्जेस्ट एंड ओल्डेस्ट अपेक्स बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया। निम्नलिखित में से किसने वरिष्ठ नागरिकों के लिए कोवी-वैन हेल्पलाइन शुरू की है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन
ए। सो दिल्ली पुलिस लॉन्च्ड कोवी वैन हेल्पलाइन फॉर सीनियर सिटीजन्स, और ये हेल्पलाइन नंबर है। और इन्होंने इसके तहत क्या सुविधा होगी कि कोई भी सीनियर सिटीजन जिसको किसी तरह की भी हेल्प चाहिए, इंक्लूडिंग एनी एसेंशियल आइटम, वैक्सीनेशन और मेडिसिन्स, तो उनको जो है ये सुविधा दिल्ली पुलिस की टीम प्रोवाइड कराएगी। बात हो रही है दिल्ली पुलिस की, तो जान लेते हैं इसके कमिश्नर ऑफ दिल्ली पुलिस हैं, ये हैं SN श्रीवास्तव। और दिल्ली पुलिस का मोटो है शांति सेवा न्याय। और आपको बता दें कि जो दिल्ली पुलिस है ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत कार्य करती है। किस देश ने डेविड एटनबर्ग को अपना COP26 पीपल्स एडवोकेट नामित किया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। सो यूनाइटेड किंगडम हैज नेम्ड डेविड एटनबर्ग एज इट्स COP26 पीपल्स एडवोकेट। जानते हैं इस क्वेश्चन के बारे में, देखिए आपको बता दें कि जो ये COP26 पीपल्स एडवोकेट ये चुना गया है डेविड एटनबर्ग को, किसके लिए? जो यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज समिट होने वाली है ग्लासगो स्कॉटलैंड में। स्कॉटलैंड जो है ये यूनाइटेड किंगडम का पार्ट है, अलग से एक कंट्री है लेकिन यूनाइटेड किंगडम का ये पार्ट है। तो यहाँ पर होगी ये यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज समिट। कब होगी? इस साल नवंबर में होगी। तो इसके लिए COP26 पीपल्स एडवोकेट चुना गया है डेविड एटनबर्ग को। और आपको बता दें कि इनका काम ये रहेगा कि ये बताना चाहेंगे सभी लीडर्स को कि जो क्लाइमेट की समस्या है, क्लाइमेट चेंज की जो समस्या है ये रियल है, इसको जो है सीरियसली लिया जाना चाहिए। इसी वजह से जो G7 समिट होने वाली है कॉर्नवॉल यूनाइटेड किंगडम में, यहाँ पर भी ये जो भी लीडर्स आएंगे उनको एड्रेस करेंगे, संबोधित करेंगे। और आपको बता दें कि हाल ही में यूनाइटेड किंगडम ने इसी COP26 समिट के लिए जो प्रेसिडेंट चुने हैं ये हैं आलोक शर्मा। तो इस COP26 जो समिट है इसके प्रेसिडेंट होंगे आलोक शर्मा। आर्थिक मामले विकास और किस बैंक ने संयुक्त रूप से सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग और डिजिटल टेक्नोलॉजीज के उपयोग पर एक आभासी संगोष्ठी का आयोजन किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। सो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स एंड न्यू डेवलपमेंट बैंक jointly organized a virtual seminar on social infrastructure financing and use of digital technologies। इस तरह क्वेश्चन में केवल इतना ही जानने के लिए सही रहता है कि किसने इस समिट को ऑर्गेनाइज किया है। अगर कोई थीम होता है तो हम थीम भी उसके बारे में जान लेते हैं। साथ ही आपको ये भी जान लेना चाहिए जब इकोनॉमिक अफेयर्स की बात हो रही है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स की बात हो रही है, तो इसके सेक्रेटरी हैं अजय शेठ। और न्यू डेवलपमेंट बैंक की अगर बात करें तो प्रेसिडेंट है मार्कोस प्रेडो ट्रोएजो और हेडक्वार्टर से इसका शंघाई चाइना में। अप्रैल 2021 के लिए किस खिलाड़ी को ICC विमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ के रूप में नामित किया गया है? तो आंसर होगा एलिसा हेली। तो जो ये एलिसा हेली हैं ये ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेटर हैं और इनको ICC विमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर अप्रैल 2021 चुना गया है। किस बेसिस पर? न्यूजीलैंड के खिलाफ इन्होंने हाल ही में काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है, तो उसी की वजह से इनको ये अवार्ड दिया गया है अप्रैल महीने के लिए। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस हर वर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। इंटरनेशनल नर्सेस डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन May 12। जानते हैं इसके बारे में। देखिए जो इंटरनेशनल नर्सेस डे है ये 12 मई को मनाया जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि 12 मई को जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल्स हैं इनका बर्थ एनिवर्सरी होती है। अच्छा, इस बार जो थीम है ये क्या है? नर्सेस अ वॉइस टू लीड, और सब थीम भी है अ विजन फॉर फ्यूचर हेल्थ केयर। अब जान लेते हैं फ्लोरेंस के बारे में। देखिए फ्लोरेंस को जो है लेडी विद द लैम्प कहा जाता है। कई बार SSC और रेलवे एग्जाम और जो स्टेट के वनडे एग्जाम्स होते हैं उनमें कई बार पूछा गया है कि लेडी विद द लैम्प के टाइटल से किसे जाना जाता है? तो आंसर होगा फ्लोरेंस नाइटिंगेल। और फ्रेंड्स आपको बता दें कि इन्हें फाउंडर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, जो मॉडर्न नर्सिंग है इसकी ये फाउंडर रही हैं, फाउंडर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग। देखिए क्रीमियन वॉर जो हुआ था ये चला था आपका 1853 से 1856 के बीच। तो इसमें रशिया जो है, फ्रांस,
यूनाइटेड किंगडम, ओटोमन अम्पायर, इन सभी की जो इनका जो गुट था इनसे हार गया था। तो इसी दौरान जो ये फ्लोरेंस हैं, इन्होंने यहाँ पर ब्रिटिश और जो एलाइड सोल्जर्स हैं इनकी काफ़ी अच्छे से जो है इन्होंने सेवा की। जिसको भी चोट लगी थी उनको अच्छे से इन्होंने जो है मेडिसिन वगैरह प्रोवाइड कराई। तो इसीलिए इनको फाउंडर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग के नाम से जाना जाता है। एंड शी वॉज द फर्स्ट टू इस्टेब्लिश फॉर्मल ट्रेनिंग फॉर नर्सेस। नर्सेस के लिए फॉर्मल ट्रेनिंग की शुरुआत भी इन्हीं के द्वारा की गई थी। और ये पहली वुमन है जिन्हें 1907 में ऑर्डर ऑफ मेरिट इस सम्मान से सम्मानित किया गया था। मूडीज के अलावा मूडीज के अनुसार फिस्कल ईयर 22 के लिए भारत का जीडीपी पूर्वानुमान क्या है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए। सो क्या है? 9.3% है जो फोरकास्ट है। तो यहाँ पर मूडीज़ जो कि फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड कराती है, अमेरिका की एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, तो इसने कहा है कि भारत की जो फिस्कल ईयर 22 में जो इकोनॉमिक ग्रोथ है ये 9.3% रहेगी। इससे पहले इन्होंने 13.7% कहा था। तो जिस तरह से कोविड-19 की जो सेकेंड वेव चल रही है उसके हिसाब को देखते हुए इन्होंने इसको 9.3% कर दिया है। अजंता नियोग किस राज्य की पहली महिला वित्त मंत्री बनी है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। सो अजंता नियोग हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ आसाम। तो आसाम में पहली बार कोई महिला वित्त मंत्री नियुक्त की गई है। तो जैसा कि आपको पता है कि आसाम में नई चीफ मिनिस्टर बने हैं हिमंता बिस्वा शर्मा। तो इनका जो शपथ समारोह हुआ है, शपथ ग्रहण समारोह हुआ है, तो उसी में जो ये अजंता नियोग है इन्होंने भी अपनी शपथ ली है। ये गोलाघाट से एमएलए हैं, पहले कांग्रेस में थी। और साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए आसाम के गवर्नर हैं जगदीश मुखी और कैपिटल है दिसपुर। आसाम से जुड़े अगर हम कुछ स्टैटिक जीके की बात करें जो कि आपकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये जानना चाहिए कि आसाम को पहले प्रगज्योतिषा या कामरूप नाम से भी जाना जाता था। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए ये है कि आसाम को लैंड ऑफ रेड रिवर एंड ब्लू हिल्स के नाम से भी जाना जाता है। ये एसएससी में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। साथ ही काजीरंगा नेशनल पार्क जो कि वन हॉर्न इंडियन राइनोस के लिए जाना जाता है, मानस नेशनल पार्क, डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क, ओरांग नेशनल पार्क और पवितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये सभी आसाम में है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। साथ ही फ्रेंड्स ये भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि कामाख्या टेम्पल ये आसाम में है। पहली बात तो यही है कि कहाँ पर है, आसाम में है। और ये किस हिल पर है? तो ये नीलाचल हिल पर है। ये भी इस तरह से क्वेश्चन पूछ ले जाता है। ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि जो वैष्णो देवी टेम्पल है ये किस हिल पर है, ये कई बार रेलवेज और एसएससी में पूछा जा चुका है। ठीक है, और स्टेट्स के जो वनडे एग्जाम्स होते हैं उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि वैष्णो देवी टेम्पल जो है ये किस हिल पर है। ठीक है, तो ये त्रिकुटा हिल पर है। तो उसी की तरह ये भी क्वेश्चन बनाया गया है, कामाख्या टेम्पल जो आसाम में है ये किस हिल पर है? तो ये नीलाचल हिल पर है। और साथ में आप सभी करंट अफेयर्स फंडा को टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विजेस हम आप सभी के लिए डालते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन पा सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें। अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम पर शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक यू गाइस।